प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे समास। समास का अर्थ है संक्षेप। इस प्रकार समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की विधि है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को मिलाकर उनके बीच आई विभक्ति आदि का लोप करके उनसे एक पद बना दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास रचना के कुछ नियम होते हैं, हम उन्हें देखेंगे। समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास रचना की प्रक्रिया में शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास होने पर दोनों पद आपस में मिलकर एक संक्षिप्त स्वरूप धारण कर लेते हैं। समास होने पर यदि संधि करना संभव होता है तो वहाँ नियमानुसार संधि भी हो जाती है। स्पष्ट है, दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना ही समास है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, भाव विहल, भाव से विहल वल। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। अब हम पहले अव्ययी भाव समास को समझेंगे। जिस समास में प्रथम पद अव्ययी तथा प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास होने के पश्चात बना हुआ समस्त पद अव्ययी की भांति ही कार्य करता है, जैसे यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। अन्य शब्दों में, जिन सामासिक शब्दों में प्रथम पद प्रधान और अव्ययी होता है, उत्तर पद संज्ञा विशेषण या क्रिया होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में यथा अव्यय है, शक्ति के अनुसार जुड़कर बना समस्त पद यथाशक्ति भी अव्यय हो गया है। इस समास में यथा, तथा, प्रति, हर आ जैसे अव्यय प्रयुक्त होते हैं। जैसे यथा नियम, नियम के अनुसार, आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन भर, हर क्षण, हर एक क्षण, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथाशक्ति में यथा अव्यय है, शक्ति विशेषण है, प्रत्येक प्रतिदिन, प्रति अव्यय है, दिन संज्ञा है। भरपेट में भर प्रथम पद अव्यय है, पेट दूसरा पद संज्ञा है। इस प्रकार हमने अव्ययी भाव समास को समझा। अब हम तत्पुरुष समास को समझेंगे। तत्पुरुष समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। प्रायः उत्तर पद विशेष्य तथा पूर्व पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, शोकाकुल, शोक से आकुल। तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीया से लेकर सप्तमी तक किसी भी विभक्ति में होता है। समास प्रक्रिया में उन विभक्तियों का लोप हो जाता है, जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कहीं कहीं विभक्ति सहित एक से अधिक शब्दों का भी लोप होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम तत्पुरुष समास की परिभाषा देखें तो जिन सामासिक शब्दों के बीच में कर्म से लेकर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। इनके हम उदाहरण देखेंगे। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कर्म तत्पुरुष मुँह मंगा, मुँह से मांगा। करण तत्पुरुष गौशाला, गौ के लिए शाला। संप्रदान तत्पुरुष जन्मांध, जन्म से अंधा। अपादान तत्पुरुष प्रेम सागर, प्रेम का सागर। संबंध तत्पुरुष शरणगत, शरण में आया। अधिकरण तत्पुरुष
अब हम हमारे अगले समास कर्मधारय समास को समझेंगे। कर्मधारय समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा दोनों पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है। दूसरे शब्दों में, जब सामासिक शब्द में विशेषण विशेष्य का भाव हो या उपमेय उपमान का भाव हो तब कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के लिए, महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलांबर, नीला है जो अंबर। घनश्याम, घन के समान श्याम। चरण कमल, कमल के समान चरण। कनकलता, कनक के समान लता। कमल नयन, कमल के समान नयन। घनश्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मृगलोचन, मृग के समान नेत्र। इस प्रकार हमने देखा कि उपयुक्त उदाहरणों में दूसरा पद प्रधान था, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। हमारा चौथा समास है द्विगु समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद संख्यावाची विशेषण के रूप में होता है वहाँ द्विगु समास होता है। अन्य शब्दों में, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद के द्वारा समुदाय का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची विशेषण है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। दशमूल, 10 मूलों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। अष्टांग, 8 अंगों का समूह। सप्तावरण, 7 आवरण से युक्त। षटकोण, 6 कोणों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। चौपाया, 4 पैर वाला। इस प्रकार हमने द्विगु समास को समझा। अब हम हमारे पांचवें समास द्वंद्व समास को समझेंगे। द्वंद्व समास, जिस समास या समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस समास में दोनों समान पदों को जोड़ने वाले योजक शब्दों का लोप हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जिस सामासिक शब्दों में दोनों पद प्रधान हो, मध्य में स्थित योजक शब्द और अथवा वा का लोप हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, माता पिता, माता और पिता। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। भला बुरा, भला या बुरा। दाल रोटी, दाल और रोटी। खाना पीना, खाना और पीना। इस प्रकार हमने देखा कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान थे और मध्य में स्थित योजक शब्द और अथवा या का लोप हो गया। अब हम बहुब्रीहि समास को समझेंगे। बहुब्रीहि समास, जहाँ प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद या अर्थ की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कृष्ण। तपोधन, तप ही धन है जिसका, अर्थात तपस्वी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। गजानन, गज के समान आनंद है जिसका, अर्थात गणेश। पीताम्बर, पीले वस्त्रों वाला, अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। इस प्रकार हमने देखा कि उपयुक्त सामासिक पदों में दोनों पद प्रधान नहीं है, दोनों पद तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। इस प्रकार जिन सामासिक शब्दों में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है।